आप सबको शरद पोकास का नमस्ते। प्रगतिशील लेखक संघ दुर्ग भिलाई के इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। अपनी लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता से एक अंश प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें कुछ संदर्भ है। एक राजा हम्मुराबी का जिक्र है जिसने सबसे पहले कानून संहिता बनाई थी और उसने इस कानून संहिता में प्रावधान रखा था कि जो दासों को अपने घर में शरण देगा उसे भी सजा दी जाएगी, और एक तरह से यह धमकी थी। इसके बाद इस अंश में जिक्र है मिस्र के पिरामिड का और पिरामिड बनाने वाले राजाओं का, जिनको कि फराओ कहते थे। फराओं के बारे में कहा जाता है कि वे अपने साथ जिंदा सेवकों को भी दफन कर देते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जब वे जीवित हो जाएंगे उस वक्त वे सेवक ही उनके काम आएंगे। नमरूद एक राजा है जो अपने आप को खुदा कहता था। उसके बाद रोम के कोलिसियम का जिक्र है। रोम के जो राजा होते थे वे मनुष्यों को आपस में लड़ाते थे, इसलिए कि वे उनके द्वारा एक दूसरे की जाने वाली हत्या का आनंद ले सके। सिकंदर को आप जानते ही हैं, जो जिसने विश्व विजय का स्वप्न देखा था। गोल्डियन नाम के शहर में एक गठान थी। एक रस्से पे, एक रथ पर एक रस्सा रख के गांठ बांध दी गई थी, और ऐसा कहा जाता था कि जो इस गांठ को तोड़ देगा या खोल देगा वो विश्व विजय करेगा। सिकंदर जब वहां पर पहुंचा तो उसने वो गांठ खोलने की कोशिश की। जब खुली नहीं तो उसने तलवार से उस गांठ को काट दिया। यह एक जिक्र है इसमें। और पुरातत्ववेत्ता जमीन के नीचे जब खुदाई करते हैं तो उन्हें सारी चीजें मिलती हैं। इन चीजों को लेकर बुना गया है ताना बाना इस अंश का। अपने लिए शब्दों की तलाश में है प्रजा का इतिहास के इशारे अब उसकी खिल्ली उड़ाते नादानियों में। अपनी मजबूरी में चुप बैठना उसे गवारा नहीं, और दुनिया के भगवानों पर अब भरोसा भी नहीं बाकी। वहीं उसके बरक्स लिखे राजाओं के इतिहास में स्वयं अपने ही ईश्वर है राजा अपने नायकत्व में। बाद मरने के भी जिनका कब्जा है तमाम शब्दों पर, कि जैसे वो उनकी जागीर है पुरखों की बनाई हुई। एक काले पत्थर पर खुदे शब्दों में लिखा था वह कानून, जो उतना ही काला था जितना कि राजा का दिल, जो उतना ही काला था जितना कि राजा का दिल। हम्मुराबी के दिमाग में मंडराता था वह काले बादलों के मानिंद, जिसे वह सूर्य देवता का आदेश कहता था। मैं हम्मुराबी, देवताओं द्वारा नियुक्त शासक, मेरे राज्य में प्राणदंड मिलेगा उसे जो भागे हुए दासों को शरण देगा। काली चट्टान की छाया में दुबकी थी आदमी की परछाई। काली चट्टान की छाया में दुबकी थी आदमी की परछाई। सूरज की पीली रोशनी में बीमार दिखाई देती थी प्रजा। फराओं के पांव चूमती थी उनकी मजबूरी। फराओं के पांव चूमती थी उनकी मजबूरी, और वे मंदिरों में देवताओं के संग विराजमान थे। प्रियदर्शी भी वही थे। प्रियदर्शी भी वही थे, और वही थे स्वप्नदर्शी, जिनके नाम देवताओं को पसंद थे। गर्म हवाएं घूमती थी मरुस्थल में, हाथों में दंड और पाश लिए। यह मृत जीवितों के देवता ओसिरिस का फरमान है। यह मृत जीवितों के देवता ओसिरिस का फरमान है। मानना ही होगा उसे, वरना सूखा चाट जाएगा, खा जाएगा प्लेग। वरना सूखा खा जाएगा प्लेग। दुश्मनों के हवाले कर दिया जाएगा वह जो अवमानना करेगा इस कानून की। दुश्मनों के हवाले कर दिया जाएगा जो अवमानना करेगा इस कानून की, कि तुम में वह ताकत नहीं है जो रक्षा कर सके तुम्हारी, कि तुम में वह ताकत नहीं है जो रक्षा कर सके तुम्हारी, कि हम ही हैं जो बचा सकते हैं तुम्हारी जान, और हमारी शरण में आने के अलावा कोई चारा नहीं।
आज भी देश की जनता को इसी तरह से कहा जाता है कि हम ही बचा सकते हैं तुम्हारी जान। उसे पड़ोसी राज्यों का भय दिखाया जाता है। कहां कुछ बदला है यहां, पंक्तियां देखिए कि कहां कुछ बदला है यहां उस नमरूद से लेकर आज तक जो खुद को खुदा कहता था, जो खुद को खुदा कहता था, जिसकी खुदाई में खुद का नाम लेना तक मुश्किल, वही जो प्रजा को दुश्मन पड़ोसी का भय दिखाते थे, वही जो प्रजा को दुश्मन पड़ोसी का भय दिखाते थे और प्रजा की विवशता पर ही उनके शासन की नींव रखी थी, प्रजा की विवशता पर ही उनके शासन की नींव रखी थी। और चलिए अब आपको रोम ले चलता हूं। कोलोसियम में रेत पर गिरी रक्त की बूंदें चुगकर जीवित रहती थी खून पीने वाली चिड़िया। जब दो ग्लैडिएटर्स आपस में लड़ते थे और एक के शरीर से खून निकलता था, तब वो खून रेत पर गिरता था और एक चिड़िया होती थी जो कि उस रेत के खून को चुगकर अपनी प्यास बुझाती। तो कोलोसियम में रेत पर गिरी रक्त की बूंदें चुगकर जीवित रहती थी खून पीने वाली चिड़िया। शाहजहां की आंखें तृप्त करने के लिए बरसों खेतों में सोना उगाते थे किसान, और खुफू के पिरामिड के लिए चट्टाने ढोते हुए जाने कितने मजदूर बह जाते थे नील की धारा। शाहजहां की आंखें तृप्त करने के लिए बरसों खेतों में सोना उगाते थे किसान, खुफू के पिरामिड के लिए चट्टाने ढोते हुए जाने कितने मजदूर बह जाते थे नील की धाराओं में। सन्निपात के ज्वर में बड़बड़ाता है सिकंदर का प्रेत। सन्निपात के ज्वर में बड़बड़ाता है सिकंदर का प्रेत। उसकी तलवार के नीचे विश्व विजय की गोल्डियन गार्ड थी। अपने वंशजों से अपेक्षाएं थी उसकी अधूरी इच्छाओं में। वही अपने रक्त की शुद्धता और श्रेष्ठत्व में मदमस्त हिटलर की नाक पर बैठती थी मक्खी और गैस चेंबर में ठूंस दी जाती थी पूरी की पूरी प्रजाति। हिटलर अभी भी मरा नहीं। अपने रक्त की शुद्धता और श्रेष्ठत्व में मदमस्त हिटलर की नाक पर बैठती थी मक्खी और गैस चेंबर में ठूस दी जाती थी पूरी की पूरी प्रजाति। पुरातत्ववेत्ता देखते हैं यह सब कुछ। रात के अंतिम पहर है यह। रात के अंतिम पहर में खामोशी मौत से भी बढ़कर कुछ और है। अपनी धड़कनों से भी ज्यादा साफ आवाज में सुन रहे हैं पुरातत्ववेत्ता उर की कब्र में जिंदा दफन किए सेवकों की सिसकियां। सुन रहे हैं पुरातत्ववेत्ता उर की कब्र में जिंदा दफन किए सेवकों की सिसकियां। गीजा के पठार में हवा के तेज झोंकों से उड़ती है रेत। गीजा के पठार में हवा के तेज झोंकों से उड़ती है रेत। काली उदासी में सफेद सी चमकती है बोझ से टूटे जिस्म में कूल्हे की हड्डी। और फिर नजर आती है कोई कशेरुका और फिर जिंदा दफन किए हुए किसी मजदूर का टूटा हुआ हाथ निकल आता है। मजदूर का टूटा हुआ हाथ निकल आता है। धन्यवाद। आप सभी का अभिवादन। मैं आपके सामने दो कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है उसके भीतर का सच। मैंने उसकी आंखों में देखा गांव का छोटा सा लड़का, नई हवा से स्पंदित, बेशुमार सपनों से भरा, उम्र की नाजुक मोड़ पर। मैंने उसकी आंखों में देखा गांव का छोटा सा लड़का, नई हवा से स्पंदित, बेशुमार सपनों से भरा, उम्र की नाजुक मोड़ पर। उसके भीतर मुझे दिखा उसका पूरा परिवार। उसके भीतर मुझे दिखा उसका पूरा परिवार।
उसके चेहरे में साफ दिखाई दिया लड़खड़ाता हुआ बाप, समय की मार से बदरंग चेहरा लिए भीत पर गोबर थापती बीमार ग्रस्त माँ, रोटी को जिद करती छोटी सी बहन। मैंने उसको देखा भट्टी में आँच ठेलता, टेबलों से प्लेटें समेटता, खदखद डबकती चाय के साथ मन में उबाल लिए उसे सिर्फ चाहिए रूखी सूखी रोटी, थोड़ी सी जिंदगी। मन में उबाल लिए उसे सिर्फ चाहिए रूखी सूखी रोटी, थोड़ी सी जिंदगी, बहुत सी जिजीब सा सिर ढकने को छत, थोड़ी सी हवा, थोड़ा सा पानी। वह नहीं समझता है कानून की परिभाषा, वह नहीं समझता है कानून की परिभाषा, बाल श्रमिक का अर्थ, नहीं संविधान की किसी धारा को, नहीं संविधान की किसी धारा को। वह समझता है अपनी जिम्मेदारी, वह समझता है अपनी जिम्मेदारी, अभावों से घिरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी, जिसको निभाने करता है रात दिन काम। काम के बोझ से दबा थकता है वह कम हवा की पुरानी साइकिल के सवार की तरह। रात दिन काम के बोझ से दबा थकता है वह कम हवा की पुरानी साइकिल के सवार की तरह। शाम को लौटता है निचुड़े हुए कपड़े की तरह, चेहरे पर सिलवटें लिए, फिर भी वह हार नहीं मानता, फिर भी वह हार नहीं मानता। वह जीतना चाहता है जीवन की जंग, जीवन की वह बाजी जिसको हार गए उसके पूर्वज, जिसको हार गए उसके पूर्वज। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है किस्मत का गरीब। वह सांवला सा लड़का रोज़ निकलता है हमारे गांव की गली से होकर। वह सांवला सा लड़का रोज़ निकलता है हमारे गांव की गली से होकर, पैबंद लगी नेकर पहनकर, हाथ में हथौड़ा और कंधे पर कुदाल रखकर। वह अपनी अल्लड़ हंसी बिखेरता जाता है खेत खलिहानों, कारखानों और भट्टियों में। वह अपनी अल्लड़ हंसी बिखेरता जाता है खेत खलिहानों, कारखानों और भट्टियों में। वही हंसता है मोटे ताजे साहूकार के होटल, दुकानों और महल की चार दीवारी में। उभरी हुई हड्डियाँ, पिचके हुए पेट, माथे पर सिलवट, आँखें धसी हुई। उभरी हुई हड्डियाँ, पिचके हुए पेट, माथे पर सिलवट, आँखें धसी हुई। भूख से मुरझाया चेहरा लेकर शाम को लौटता है घर, सांवला सा चेहरा स्याह पड़ जाता है। भूख से मुरझाया चेहरा लेकर शाम को लौटता है घर, सांवला सा चेहरा स्याह पड़ जाता है। नेकर में जहाँ तहाँ लगे मिट्टी के दाग, पसीने से लथपथ फिर भी आंखें चमकती हैं। नेकर में जहाँ तहाँ लगे मिट्टी के दाग, पसीने से लथपथ फिर भी आंखें चमकती हैं। आप देखेंगे दीवार में टंगे भारत के नक्शे में इसकी तस्वीर साफ दिखती है। आप देखेंगे दीवार में टंगे भारत के नक्शे में इसकी तस्वीर साफ दिखती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रगतिशील लेखक संघ भिलाई दुर्ग से अनीता कर्डेकर प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपनी दो कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है दिवालिया। कभी कभी नहीं, आजकल रोज ही लगता है घोषित कर दूं अपने आप को लेहमैन बैंक की तरह दिवालिया। घोषित कर दूं अपने आप को लेहमैन बैंक की तरह दिवालिया, क्योंकि कितनी ही सर्जनाएं सड़ चुकी हैं अब कुंद हुए दिमाग में।
कितने विश्वास, स्वप्न और गीत व्याकुल हैं जन्म के लिए। गर्भनाल से भी नहीं रहा अब इनका कोई जुड़ाव, गर्भनाल से भी नहीं रहा अब इनका कोई जुड़ाव। धरती का सीना चीर बाहर आने की इनकी अकुलाहट भर देती है मुझ में दर्द और झुंझलाहट। भावों और बिंबों की डूबती तैरती सांसें, मंद पड़ती धड़कन अब असह्य हो चली है। अकथनीय, अकल्पनीय प्रसव पीड़ा से दिनों दिन पस्त और बदहाल होती मैं। अकथनीय, अकल्पनीय प्रसव पीड़ा से दिनों दिन पस्त और बदहाल होती मैं। दर्द की हर लहर के साथ अपनी ही नज़रों में गुनहगार हो उठती हूँ। रोज ही किसी गैर ज़रूरी कारण से कोख में कत्ल को अंजाम देते देते इन करुण आर्त पुकारों से घबराकर नीम बेहोशी और स्वप्न में भी अक्सर चौंक चौंक उठ बैठती हूँ मैं। इसीलिए आजकल अक्सर ही नहीं हर रोज़ यही लगता है इस लहमेन बैंक की तरह अपने खाली हुए खजाने पर ठोक ही दूं एक तख्ती दिवालिया होने की। इस लहमेन बैंक की तरह अपने खाली हुए खजाने पर ठोक ही दूं एक तख्ती अपने दिवालिया होने की। बस फिर निश्चिंत ताउम्र जी तो सकूंगी चैन से, सो तो सकूंगी चैन से, दिवालिया कहलाकर ही सही, दिवालिया कहलाकर ही सही। दूसरी कविता का शीर्षक है हाशिया। सुना था रिश्तों को निभाने, मजबूत और खूबसूरत बनाने, सुना था रिश्तों को निभाने, मजबूत और खूबसूरत बनाने छोड़ना ही पड़ता है बहुत कुछ, डालना पड़ता है मन के हाशिए में। छोड़ना ही पड़ता है बहुत कुछ, डालना पड़ता है मन के हाशिए में। डालना पड़ता है मन के हाशिए में अपना दर्द और स्वाभिमान। भूलने पड़ते हैं अपने स्वप्न और अरमान। संबंधों की अबूझ पहेली फिर बन जाती है आसान। संबंधों की अबूझ पहेली फिर बन जाती है आसान। बस फिर क्या, बिना सोचे समझे यूं ही लगातार सालों साल डालती चली गई मैं इस हाशिए में अपने बड़े बड़े दर्द और स्वप्न। डालती चली गई मैं इस हाशिए में अपने बड़े बड़े दर्द और स्वप्न, प्रश्न और आशंकाएं, तिरस्कार और महत्वाकांक्षाएं। हर बार बड़ी उदारता से हाशिए की सीमा बढ़ाते आ पहुंची हूँ जिंदगी के पृष्ठ की अंतिम दो पंक्तियों तक। हर बार बड़ी उदारता से हाशिए की सीमा बढ़ाते आ पहुंची हूँ जिंदगी के पृष्ठ की अंतिम दो पंक्तियों तक। तो देखा एक नन्हा बेहद प्यारा और मासूम सा रिश्ता देख रहा है टुकुर टुकुर अपनी नन्ही आँखों से मुझे। एक नन्हा बेहद प्यारा और मासूम सा रिश्ता देख रहा है टुकुर टुकुर अपनी नन्ही आँखों से मुझे। अब इस पृष्ठ पर कुछ लिखने की जगह ही कहाँ बची है। अब इस पृष्ठ पर अपना कुछ लिखने की जगह ही कहाँ बची है, जगह ही कहाँ बची है। धन्यवाद।
अरमान अश्क, प्रगतिशील लेखक संघ, दिल्ली राजरा। मेरी पहली कविता है काश ऐसा होता। पलकें बार बार झपकाती बूढ़ी आंखें सिक्के गिनकर अंगुलियां गिनती हैं। पास बैठे बच्चे इसका नकल करते हैं। आज पगार का दिन है। तपती धूप में कड़ी मेहनत से पत्थर तोड़ने के बाद खदान बाबू हर बार अपना हिस्सा निकाल लेता है चापलूसी और मक्कारी से। काश श्रमिक अंगुलियां गिनने के बजाय रुपये गिनने के काबिल होते। मेरी दूसरी कविता है नव निर्माण किसका। भूख से चिपके पेट कुदाल उठाने को की क्षमता खत्म हो गई। भूख से चिपके पेट कुदाल उठाने की क्षमता खत्म हुई। बूढ़ी माँ की पथराती आंखें एक और अकाल देख रही है। अधिकार का कलरव हो चला है मन। अभियान ने अदालत और गिद्धों के बीच ला खड़ा किया है। नवनिर्माण मेरा नहीं, अभावग्रस्त गांव का नहीं, हम सब का नहीं, फिर किसका। नवनिर्माण आश्वासन ही का तो है। धन्यवाद। आप सभी को जोहार। मैं पूनम वासम। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं मूलतः आदिवासी विमर्श की कविताएं लिखती हूँ। उसी सिलसिले में एक छोटी सी कविता लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। कविता का शीर्षक है सोमारू के लिए। दंडकारण्य के बीहड़ जंगलों से एक बार फिर लिखूंगी मैं तुम्हें संबोधित करते हुए प्रेम पत्र। भले ही तुम संवाद न कर सको मेरे लिखे हुए शब्दों से, फिर भी मैं लिखूंगी तुम्हें घोटुल की मोटियारी की तरह प्रेम में सब कुछ अर्पण करने वाली। मैं लिखूंगी तुम्हें गुंडा ध्रुव मानकर, एक नई क्रांति की शुरुआत जानकर, मांदर की थाप, सल्फी, ताड़ी की मिठास पर थिरकते तुम्हारे पांव की धूल को माथे लगाकर। मैं लिखूंगी तुम्हें प्रेम पत्र बस्तर की गौरवशाली इतिहास की पुनरावृत्ति के नाम, महाराज प्रवीण चंद भंसदेव का माई दंतेश्वरी के प्रति आस्था के नाम, तुम्हें इंद्रावती की संतान मानकर ककसाट गेंडी की ताल पर संस्कृति, सभ्यता और परंपरा का निर्वाह करने वाला सोमारू जानकर। मैं लिखूंगी तुम्हें प्रेम पत्र लहूलुहान हो चुकी तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे शरीर पर लगी चोटों के नाम। मैं सुन सकती हूँ तुम्हारी आवाज, मैं सुन सकती हूँ तुम्हारी आवाज जो पुकारती है मुझे दंडकारण्य के बीहड़ों से चीख चीख कर। मैं जानती हूँ तुम लौटकर जरूर आओगे जब पढ़ोगे गोंडी भाषा में लिखे मेरे प्रेम पत्र अपनी कोट की जेब से निकाल कर। तब तुम देखना लहूलुहान हो चुकी बस्तर की भूमि पर पलास के सुर्ख लाल फूल प्रेम बरसाने लगेंगे। हाँ, तब भी मैं लिखूंगी तुम्हें प्रेम पत्र बस्तर का आदिवासी सोमारू समझकर, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती आई हूँ युगो युगांतर से। सच्चा प्रेम मेरे सोमारू, मैं तुम्हें लिखूंगी प्रेम पत्र। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। मैं छगनलाल सोनी, प्रगतिशील लेखक संघ, भिलाई ग्रामीण इकाई, भिलाई 3। मेरी कविता का शीर्षक है पहिए पर सवार लोग। पहिए पर सवार लोग रहते हैं सवार पहिए पर। पहिए पर सवार लोग रहते हैं सवार पहिए पर। टुकड़े टुकड़े होने तक चलता है पहिया। पहिया जिससे जारी है यात्रा, और पहिए के प्रति उदासीन लोग। लोगों के हाथ लगा है पहिए जैसा आदमी। लोगों के हाथ लगा है पहिए जैसा आदमी, जो चल रहा है निरंतर उंगली के इशारे पर। जो पहिए पर है सवार,
वही बांध रखा है वक्त के गले में नकेल और हमारे गले में टाई, हमारे गले में टाई। दूसरी रचना का शीर्षक है गंगा। गंगा का पानी पाप नहीं धोती पगले, वह प्यास बुझाती है। गंगा का पानी पाप नहीं धोती पगले, वह प्यास बुझाती है। पीने का पानी पीने लायक रहे, इसे गटर न बनाएं पाप धोकर। एक रचना और है आश्चर्य। भीष्म नहीं चाहते थे राज परिवार का बिखराव। भीष्म नहीं चाहते थे राज परिवार का बिखराव। धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे उत्तराधिकारी का पतन। द्रौपदी नहीं चाहती थी चीरहरण। कृष्ण नहीं चाहते थे एक युग की समाप्ति। इसके बावजूद वह सब हुआ जो नहीं होना था। आज हमारी चुप्पी में सब कुछ हो जाने की सहमति ही तो है। आज हमारी चुप्पी में सब कुछ हो जाने की सहमति ही तो है। तालियों से झर रही है शर्म, उतर रहे हैं कपड़े और देख रहे हैं हम आश्चर्य की श्रृंखला में एक और तमाशा, एक और तमाशा। एक रचना है किताब। किताब से शीर्षक रचना है कवि मेरे मत लिखना कविता या कुछ और। कवि मेरे मत लिखना कविता या कुछ और, बस रोप देना एक नन्हा सा पौध, देना पानी और खाद, फिर देखना बन जाएगा वह शब्द बीज अपने आप। लोग पढ़ेंगे छाँव को तुम्हारी किताब में, तुम्हारी किताब में। सुमित्र शीर्षक से एक रचना है सुमित्र। जब कुछ नहीं था तो धरती थी, जब कुछ नहीं था तो धरती थी, आसमान था, सुमित्र जंगल थे, सुमित्र जंगल थे। सब कुछ होने पर अब नहीं लगता ये तब से है, आज भी है अमूल्य निशुल्क निशुल्क। एक रचना है समझ। उनके लिए तुम अन्नदाता हो, उनके लिए तुम अन्नदाता हो, तुम्हें गिराकर वे नहीं चाहते गिरना अपने आप से। तुम्हें गिराकर वे नहीं चाहते गिरना अपने आप से। उनकी इस समझ को कमजोरी समझ होते गए तुम समझदार। इतना तो जानते हो कि ताकत उठाने में लगती है, जो कि उठे हो उनसे, वरना तुम्हें पटकना उनके लिए धूल झाड़ने जैसा है, धूल झाड़ने जैसा है, जैसे कि वे झाड़ते हैं रोज बरोज, रोज बरोज। एक अंतिम कविता है दीवार। पेड़ ना हो तो पहाड़ भी एक दीवार होता। पेड़ ना हो तो पहाड़ भी एक दीवार होता। कटे पेड़ बचे ठूंठ, कटे पेड़ बचे ठूंठ, धरती पर खड़े ठूंठ, जैसे कील ठोक दिए हों शहर ने आकर। कटे पेड़ बचे ठूंठ, धरती पर खड़े ठूंठ, जैसे कील ठोक दिए हों शहर ने आकर। दिल के भीतर कांटा, दिल के भीतर कांटा, दिल के बाहर दीवार। बेशक दिल हमारा है, बेशक दिल हमारा है, इसका जो चाहें करें, धरती को बख्श दें। बिना घेरे धरती को देखना, बिना घेरे धरती को देखना। बारिश में धनवान हो जाती है धरती, धरती पाकर धनवान हो गए हम। एक ही धरती में कई कई दुनिया, एक ही धरती में कई कई दुनिया, कई कई लोग, कई कई जीवन। फिर हमने दीवार बनाई, दीवार के आसपास बबूल की झाड़ियां, फिर झाड़ियों में कांटों के अंबार लगे। क्या जरूरी है दीवार, क्या जरूरी है दीवार, माना तुम धरती के स्वामी हो। संकेतक ही तो चाहिए ना, संकेतक ही तो चाहिए ना। लगा ले पेड़ अपने हक में, लगा ले पेड़ अपने हक में। दीवार गिर सकती है, पेड़ नहीं गिरेगा। पेड़ के रहने तक बचे रहेंगे हम, पेड़ के रहने तक बचे रहेंगे हम। नमस्कार।